डॉक्टर ऋचा सिंह है आज हमारे साथ। ये भी एक संयोग है ईश्वर का, क्योंकि कौन बैठे कौन न बैठे इसमें मैं कभी वो नहीं करता। जो हमारे सहयोगी कह देते कि आज ये लोग हैं, मैं कहता हूं स्वागत है। अब ऋचा सिंह समाजवादी पार्टी में एक लंबा समय उन्होंने दिया, संघर्ष किया, और समाजवादी पार्टी के जो नई पीढ़ी थी उसमें एक चमकदार चेहरा थी ऋचा, संघर्षशील। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से चुनाव जीता, फिर वो परिस्थितियां हुई, ऋचा अलग हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी में आई। तो मुझे लगता है कि ऋचा को समाजवादी पार्टी और उस सेटअप के बारे में, उसकी जो प्रैक्टिकलिटी के बारे में भाजपा के अन्य प्रवक्ताओं से बेहतर जानकारी होगी। ऋचा सिंह, आपसे मेरा प्रश्न ये कि दो बातें जो मैं देख रहा हूं, दो थीसिस, और सुशील जी आप भी समझिएगा। एक जी, ओवैसी चाहेंगे, ये मेरी समझ कहती है, ओवैसी चाहेंगे कि हम एम फैक्टर को इतना वोकल और इतना हार्ड लाइनर कर दें कि अखिलेश यादव को मजबूरी में उस लाइन को टो करना पड़े, उस पर आना पड़े, और जैसे ही अखिलेश यादव उस पर आएंगे वैसे ही क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। बीजेपी के पक्ष में भी गोलबंदी होगी उतनी बड़ी, क्योंकि 17 को रामनवमी है और 19 को वोट है, और उस वक्त आप मुख्तार अंसारी का भी झंडा लेके चलोगे तो ओवैसी का नुकसान नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा हो सकता है एक, और उसका बाय डिफॉल्ट लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अगर ये पीडीएम नहीं बनता तो इस पीडीएम के नाम पर जो नेता हैं, उनके जो भी फॉलोअर है या जो जातियों का समीकरण है, वो सब अखिलेश यादव के पक्ष में जाता, उनके अकाउंट में, उनकी पार्टी। अब जितना जो कुछ कटेगा वो भाजपा को प्लस करेगा। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। जी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष की जो स्थिति है और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो खंडों में खंडित हो चुकी है। और जिस तरीके के गठबंधन के सहारे अखिलेश यादव जी हर चुनाव के पहले जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं और चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, वो लगातार 2017 से हम देख सकते हैं कि फेल कर रहा है। 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, 2022 में आरएलडी, सुभाषपा, पल्लवी पटेल जी, इन सबके साथ सपा का गठबंधन हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ आदरपूर्वक कि आदरणीय अखिलेश यादव जी वैचारिक स्तर पर कोई गठबंधन नहीं करते, कि स्वार्थों की पूर्ति का गठबंधन है, और दूसरा विशेष रूप से एक धर्म विशेष के वोटों की ध्रुवीकरण का गठबंधन है। ये धर्म विशेष के वोटों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके के गठबंधन बनते हैं। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसका जनहितों से कोई सरोकार नहीं है, इसका देश हित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, केवल अपना अपना हित साधना है, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए। वो मैं कहती हूँ ना कि ये चुनाव है परिवार बचाओ बनाम देश बचाओ, लेकिन अखिलेश जी और कांग्रेस जी सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक धर्म विशेष के वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए गठबंधन करते हैं। ये 5 साल बाद नहीं निकलते हैं, लेकिन गठबंधन के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, और उसका परिणाम आज अमिताभ सर ये हो गया है कि जनता के बीच में ही नहीं, ये अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में भी विश्वास खो चुके। आप देखिए ना कि किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव का नामांकन हो गया, और उसमें अंतिम दिन तक माननीय अखिलेश यादव जी ये नहीं तय कर पाए कि प्रत्याशी कौन होगा। एक एक स्थान पर 2-2 प्रत्याशी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि शायद कोई व्यवस्था नहीं है चुनाव आयोग की, वरना ये अंतिम चुनाव की वोटिंग तक अपने प्रत्याशियों को बदलते रहते। तो जनता जान चुकी है कि ये गठबंधन वैचारिक गठबंधन नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी विश्वसनीयता से घबरा कर किया गया गठबंधन है।
और ये केवल एक धर्म विशेष के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया गठबंधन है, और जनता जान चुकी है, जनता का इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ बहुत मजबूती के साथ इस बात को कि विपक्ष जानता है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, कि ये 80 में से एक भी सीटें नहीं जीतने जा रहे। ये आपस के वोट बैंक को बचाने के लिए केवल गठबंधन कर रहे हैं या रोज गठबंधन तोड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई फाइट ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हमने किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं की, हमने किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं की। जी अशोक बाबू, एक अंतर मैंने, और मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा हूं इन दोनों नेताओं को, एक बात और अंतर देखा, और इसकी वजह यह है कि ओवैसी चाहते हैं, सुशील जी यही सवाल आपसे भी लूंगा बाद में, ओवैसी चाहते हैं कि प्रो मुस्लिम एग्रेसिव टोन मैं सेट कर दूं यूपी में, ताकि अखिलेश यादव को मजबूरी में उस टोन के साथ चलना हो। ठीक, आज उन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम लिया और कहा उसको जेल में जहर दिया गया, अखिलेश यादव ने। आज उन्होंने इरफान सोलंकी का नाम लिया, कहा इरफान सोलंकी के साथ जाती हो रही है। आज उन्होंने कहा आदरणीय आजम खान साहब के साथ जाती हो रही है। यानी जितने भी नाम मुस्लिम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं सेंटिमेंट को, आज उनने सब इकट्ठे उछाल दिए। क्या बोले, आओ भाई ओवैसी अब कर लो दो दो हाथ। अशोक जी, अब ओवैसी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी, ये भी ध्यान है ना। आजमगढ़ में, बलिया में, गाजीपुर में, देवरिया में, पडरौना में, कुशीनगर में नहीं, क्योंकि केवल एम तो वोट करेगा नहीं। भुस में दे के आग जमा लो दूर, वहीं ओवैसी के शेर पर क्या फर्क है। लेकिन आप ओवैसी को फॉलो करेंगे तो संकट में नहीं फंस जाएंगे अशोक जी? देखिए अमिताभ जी, ओवैसी साहब को 5 साल तक उत्तर प्रदेश के हमारे माइनॉरिटी समाज की याद नहीं आती है। चुनाव से ठीक 10 दिन पहले बड़ी चिंतित हो जाते हैं। अब देखिए सब समाज जागरूक हो गया। अमिताभ भाई, अभी आपने कहा टोन, देखिए टोन तो जनता की बदल चुकी है, और जनता जान रही है कि उसको इस उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो इस सत्ता के अंदर जिस तरह से माफिया गैंग के माध्यम से अपने राजनीतिक का काम किया जा रहा है, ये जनता का टोन है कि इस माफिया गैंग सरकार को हटाने का टोन है जनता का। जनता का टोन है इस देश के युवाओं की कमर तोड़ने वाली पेपर लीक के माध्यम से, अग्निवीर के माध्यम से, और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के माध्यम से जनता इस सरकार को बदलने के टोन में आ गई है, और उसके मोड में भी आ गई है, मैं बता दूं आपको। और जनता इस मोड में भी आ गई है, इस देश में वसूली गैंग चलाने वालों को भी सत्ता से बाहर करना है। और तीसरी चीज, मोदी की गारंटी। भाइयों या बहनों, मोदी गारंटी देता है भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने। अरे भैया, मुख्यमंत्री बना दिए डिप्टी सीएम अजीत पवार को। गृह मंत्री जी कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, मोदी गारंटी की हवा निकाल दिया खुद मोदी साहब ने। अमिताभ जी, खुद मोदी साहब ने हवा निकाल दिया। आज अगर मोदी गारंटी की बात होती है तो लोग हंसते हैं, मीम बनाते हैं, चुटकुला उठाते हैं। अभी रुकिए, आज ये विषय नहीं था, इस पर तो रोज चर्चा कर ही रहे हैं कि किसकी गारंटी भारी। मैंने तो एक विषय ये किया था, किसकी गारंटी में ज्यादा दम। खैर, आज विषय नहीं, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। सुशील जी, आप भी थोड़ा अकादमिक टोन से बाहर आइए। मेरा मसला जो मैं अशोक यादव से पूछ रहा था वो दूसरी तरफ चले गए, चूंकि वो कंफर्ट जोन है, हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार एंड ऑल। मैं पूछ रहा हूं कि जब ओवैसी सराय मीर में खड़े होकर ये कहेंगे कि सपा में मुसलमान दरी बिछाने भर के लिए है, बाकी एम बाई नहीं चलता, केवल बाई है, और फिर वो मुरादाबाद का उदाहरण रख देंगे सामने कि जहां 52% मुसलमान, वहां मुसलमान का टिकट काट के और रुचि वीरा को लड़ाया जा रहा है, क्या तब ये अजीत पवार से तो काउंटर होगा नहीं ना, अग्निवीर से काउंटर होगा सराय मीर में? क्या अशोक जी, आप ही के इलाके की बात कर रहे हो? वहां जो लड़का सर पे टोपी लगाया होगा वो तो कहेगा ओवैसी साहब जिंदाबाद। नहीं, इसका काउंटर कहां से आएगा? सुशील जी क्या लग रहा है?
अमिताभ जी देखिए, यहाँ पर निश्चित रूप से इसका संदेश बड़ा है। संदेश ये बड़ा है कि जब INDIA गठबंधन बना और ये माना गया कि इस बार इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से गठबंधन टूटने लगे हैं और उसमें भी अलग अलग धाराएं निकल के सामने आ रही हैं। तो अमिताभ जी, इसका मैसेज पहला जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अब विपक्ष में वह धार नहीं रही और विपक्ष उस तरीके से नहीं लड़ पा रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अमिताभ जी इसमें प्रश्न है कि जैसे ही मुस्लिम वोटों को लेकर के इन दलों के बीच नई नई चर्चाएं शुरू होगी, नए नए मुद्दे आएंगे और इसको भावनात्मक स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा कुछ मुद्दों को लेकर के, तो उसका परिणाम यह होगा कि मुस्लिम वोट निश्चित रूप से बटेगा और जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जैसे मुरादाबाद है, पश्चिम की कई सीटें हैं, ऐसी रामपुर है, इधर आजमगढ़ है, तो वहां पर निश्चित रूप से परिणाम दिखेगा। और ऐसी सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई है, तो सीधी लड़ाई में निश्चित रूप से उन दलों का नुकसान होगा जो मुस्लिम वोटों से फायदा चाहते हैं या मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार रखने का प्रयास करते हैं। तो अमिताभ जी, संदेश भी बड़ा है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, विपक्ष उस धार के साथ अब शायद भारतीय जनता पार्टी से न लड़ पाए, क्योंकि अब ये आपस में ही टकराने से इसका रिजल्ट ये दिख रहा है कि कई ऐसे मुद्दे जो महत्वपूर्ण हो सकते थे चुनाव में, वो सामने नहीं आ पाएंगे और बार बार ऐसे भावनात्मक अपील सामने आएगी और क्योंकि जनता भी उस पर काफी रिएक्शन करती है। जी भैया, मेरा अपना तो तजुर्बा ये कहता है, गगन यादव जी, मुस्लिम लीडर्स जब भी इलेक्शन के मोड में गए या मुस्लिम डोमिनेंस वाले दल जो हैं, जिनको ये था कि हम माइनॉरिटी के खैरख्वाह हैं, उन्होंने कभी पानी, बिजली, सड़क, नौकरी चाकरी, स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए, इस पर थोड़ी ना वोट होता है। बरेली में, आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, रामपुर में कब इस पर वोट हुआ? बताओ हमको। वोट उसी पर होता है जिस लाइन लेंथ को ओवैसी इस वक्त कर रहे हैं। ओवैसी के पहले के भी लोग थे इस देश, इस धराधाम पे, और भी महान लोग थे। ओवैसी तो अभी नए आए हैं, इनके अब्बई थे, फिर आजम खान साहब रहे, जियाउर रहमान अंसारी थे। ये अग्निवीर और कौन कौन वीर की बात मैंने कभी नहीं सुनी प्रचार में। आज भी मुद्दा तो यही बन रहा है गगन यादव जी, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी, खासतौर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कि मुख्तार को जहर दिया गया कि नहीं। नहीं, अग्निवीर की चर्चा तो मैं सुन नहीं रहा कहीं, ना अजीत पवार की चर्चा यूपी में सुन रहा। टॉक ऑफ द टाउन तो ये है कि मुख्तार को जहर दिया गया कि नहीं। नहीं गगन जी, उसी में आपका भी भला है, उसी में सपा को भी हिस्सेदारी चाहिए और उसी में काउंटर अटैक भाजपा को भी करना है। गगन जी देखिए आदरणीय अमिताभ जी, जी, मैं एक बात आपको बताऊं कि इस देश में जिस विचारधारा की सरकार होती है, वो जिन तबकों का प्रतिनिधित्व करती है और जिन तबकों को प्रतिनिधित्व देना चाहती है, शिक्षा में बजट क्या होगा, रोजगार में बजट क्या होगा, माइनॉरिटी के भला के लिए क्या होगा, दलित पिछड़ा को क्या मिलेगा, ये सरकारें तय करती हैं। इसलिए यदि प्रतिनिधित्व के सवाल पे, हिस्सेदारी के सवाल पे वोट मांगा जा रहा है तो मुद्दे उसमें समाहित हैं। इसे गलत कतई आपको नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात, ओवैसी जी को लेके बराबर जो नकारात्मक बात आप कर रहे हैं, मैं, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, डॉक्टर पटेल साहब को कवर आपने किया है, मैं बहुत छोटा एक कार्यकर्ता हूं अपना दल का, मेरा लेकिन ओवैसी साहब भी एक ऐसे नेता हैं जो संविधान का सवाल, शिक्षा का सवाल, माइनॉरिटी के हितों का सवाल उठाते हैं। आप स्वयं बता रहे हैं कि हमारे अशोक बड़े भाई बैठे हैं, इनको केवल मजबूरी के आधार पे वोट चाहिए, ये कभी सवाल नहीं उठाते हैं। और एक बात ऋचा जी से ये कहना चाहता हूं, आदरणीय बहन से, उन्होंने कहा कि वैचारिकी के आधार पे विपक्ष कोई गठबंधन नहीं करता है। क्या पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की सबसे ज्यादा विचारधारा संजय निषाद जी ही जानते हैं, या हमारी प्यारी बहन जो 2014 से वहां केंद्रीय मंत्री बनी है वो जानती हैं, या हमारे चाचा जो कभी गाली देके इधर और कभी गाली देके उधर जाते हैं वो जानते हैं? मैं एकदम साफ तौर पे कहना चाहता हूं, हम चाहे जो भी परिणाम हो, अमिताभ अग्निहोत्री जी चाहे जो भी परिणाम हो, लेकिन पीडीएम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा वैचारिक राजनीतिक मोर्चा और विकल्प है। आप तो सहयोग भी नहीं देना चाहते हैं, वैचारिकी आपकी कोई है नहीं।
ठीक है आप ऋचा जी, केवल धर्म और जाति के आधार पर ठीक है, समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। हमारी आप वैचारिक सबका की साथ हमारे सबका पीछे विकास की बात पीडीएम क्यों नहीं साफ करते? साफ दिख रही है। हमारी वैचारिक आप की सबका पीडीएम साथ सबका साफ विकास साफ की दिख बात रही क्यों नहीं करते? है। आप हमारी ऐसे वैचारिक की मैं हिस्सेदारी आपसे कहना और चाहती हूँ कि भागीदारी 2022 साफ में दिख केवल रही है। 4% लोगों ने हमारी जाति के आधार वैचारिक पर वोट किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के 2022 जो में बच्चे केवल 4% रोकर लोगों ने आचार जाति संहिता के लागू आधार पर होने के वोट बाद किया गए था। हैं। आदरणीय उनके साथ मोदी कौन जी लड़ा है? की ये हमारा गारंटी कार्य और और विचार उनकी है। विश्वसनीयता हमने को उत्तर प्रदेश देखकर में और जिस डॉक्टर तरीके पल्लवी से पटेल के अलावा कोई अंतरराष्ट्रीय ऐसा स्तर विधायक नहीं पर है आज जो विचार के भारत आधार पर संघर्ष महाशक्ति करे, के रूप में जो उभरा विचार हुआ के है, आधार पर इस संघर्ष विश्वास करते को हुए आगे लेकर बढ़े। शिक्षक अर्थव्यवस्था भर्ती किस के तरीके सवाल से को उठाए, 5वें नंबर प्रमोशन पर पहुंच रिजर्वेशन गई है के विश्व सवाल को में, उठाए। इसको कोई देखकर ऐसा लोगों ने विधायक नहीं है वोट जो दिया महिलाओं के और दमन के विकास सवाल पे, की वंचितों के दमन के एजेंडे को सवाल पे लेकर लड़ने वोट का दिया, काम करे। जाति को लेकर वोट नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगा भी नहीं है। आपसे मैं देखिए, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि ऐसे आप लोगों की क्या मजबूरी है कि आप लोग कहते हैं इस लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में आप कहते हैं कि हमें एक वर्ग का वोट चाहिए और एक विशेष वर्ग का वोट हमें नहीं चाहिए। तो ये तो आप लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, आप संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं। बार बार आप लोग संविधान केवल एक बचाओ बात की का बात उत्तर करते हैं, लेकिन दीजिए। उसी संविधान में पंडित लिखा हुआ है दीनदयाल उपाध्याय धर्म, और श्यामा जाति और प्रसाद लिंग के मुखर्जी की आधार पर विचारधारा किसी संजय भी निषाद जी तरीके का हमारी प्यारी भेदभाव बहन जो नहीं होना कांग्रेस चाहिए। केंद्रीय मंत्री धर्म, हैं जाति और और लिंग के आधार पर एक किसी भी मिनट दोनों तरीके लोग, का एक मिनट ऋचा आप भी रुको, गगन भाई आप भी रुको एक बार। देखो भाई मैं फिर कह दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी को न घसीटो,